जरा सोचिए कि समुंदर में हजारों फीट नीचे घुप अंधेरा है, बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, वहाँ आमतौर पर कुछ नहीं होता। राइट। और अचानक वहां एक ऐसी चीज मिलती है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है, चाहे वो ओशन फ्लोर पर मौजूद चाइना का खुफिया मिलिट्री मैप हो, जो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल, या फिर हजारों साल पुरानी द्वारका के राज जो हमारा इतिहास ही दोबारा लिख सकते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जमीन की हदें तय करना आसान है क्योंकि वो फिजिकल हैं, दिखती हैं, पर उन बाउंड्रीज का क्या जो इंसान की पहचान, उसके संवैधानिक अधिकार या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तय करती हैं? सच कहूँ तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। कानून भले ही पेपर पर बनते हैं, पर उनका असर किसी एक व्यक्ति की जिंदगी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे तक होता है। सही बात है। जमीन के नक्शे तो सबको दिखते हैं, पर जो नक्शे कोर्ट्स या पार्लियामेंट्स में ड्रॉ किए जाते हैं, वो समाज की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। एग्जैक्टली। और आज के स्पेशल गहरे विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं। यूपीएससी और करंट अफेयर्स की इस चर्चा में आज हमारे पास सोर्सेस का एक जबरदस्त स्टैक है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो आइडेंटिटी और इक्वालिटी को रीडिफाइन कर रहे हैं। साथ ही गुजरात और मेघालय से आने वाले नए कानून। हाँ, और वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिकल संकट और समुंदर की गहराइयों में चल रही एक खामोश तैयारी। यहाँ हमारा मकसद देखिए सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। हर पॉलिसी, हर कोर्ट ऑर्डर एक चेन रिएक्शन पैदा करता है। आज हम डोमेस्टिक पॉलिसी और ग्लोबल स्ट्रैटेजी के बीच के इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो हमारी सबसे बेसिक चीज को टच करता है, हमारी आइडेंटिटी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन की बेंच ने आइडेंटिटी के संवैधानिक मायने तय करते हुए एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी है। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइन दरअसल। हाँ, उनका ऑर्डर कहता है कि एससी यानी शेड्यूल कास्ट स्टेटस अब स्ट्रिक्टली सिर्फ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म को मानने वालों के लिए है। जैसे इन्होंने चिंतदा आनंद का केस लीजिए। हाँ, वो केस इस रूलिंग का सेंटर पॉइंट है। राइट, जो पैदा तो हिंदू मदिगा कम्युनिटी में हुए थे, पर बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली और एक पास्टर बन गए। जब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत की तो कोर्ट ने साफ कहा कि अब उन्हें 1989 के एससी और एसटी अट्रॉसिटीज एक्ट का प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कानून और धर्म का टकराव कैसे होता है। अगर हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के पीछे का लॉजिक समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 के क्लॉज 3 को देखा है। अच्छा। कानून ये कहता है कि क्रिश्चियनिटी के थियोलॉजिकल फाउंडेशन में, मतलब उनके धर्म के मुताबिक, कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कानूनी नजर से अगर आपका धर्म ये कहता है कि उसमें सब बराबर हैं, हाँ, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपके धर्म में आपके साथ कास्ट बेस्ड भेदभाव हो रहा है। प्रिसाइजली। इसीलिए कोर्ट कहता है कि क्रिश्चियनिटी प्रोफेस करना और एससी स्टेटस क्लेम करना, ये दोनों पोजीशंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक दूसरे के विपरीत। आप एक ही वक्त पर दोनों को सच नहीं मान सकते। राइट। और अगर किसी व्यक्ति को अपना एससी स्टेटस वापस चाहिए, यानी रिकन्वर्जन करना है, तो उसके लिए सिर्फ कह देना काफी नहीं है, उसे अनइम्पीचेबल एविडेंस देना होगा। अनइम्पीचेबल एविडेंस यानी ऐसा पुख्ता सबूत जिसे झुटलाया ना जा सके। बिल्कुल। ये साबित करना होगा कि उसकी ओरिजिनल कम्युनिटी ने उसे वापस पूरी तरह अपना लिया है। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये रिकन्वर्जन वाली शर्त तो वैसी हो गई कि आपके पास अपने पुराने घर छोड़ने का एक तरफा टिकट तो था, पर अगर वापस आना है तो ऐसी स्ट्रिक्ट कस्टम्स चेकिंग होगी जहां आपको बार बार साबित करना पड़ेगा कि आप वाकई इसी घर के हैं। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। पर यहां मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये थियोलॉजिकली स्ट्रिक्ट डेफिनेशन जमीनी हकीकत से नहीं टकराती? कैसे? देखिए, पेपर पर क्रिश्चियनिटी में कास्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड सोशल रियलिटी में क्या उस व्यक्ति के धर्म बदलने से समाज जिस नजर से उसे देखता है वो रातों रात बदल जाता है? नहीं। समाज तो शायद आज भी उसे उसी पुरानी नजर से देखता हो। तो ऐसी हालत में एट्रोसिटीज एक्ट का प्रोटेक्शन छीन लेना उसको और वल्नरेबल नहीं बनाता? ये समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे बड़ा डिबेट है आज के वक्त में। देखिए, कानून एब्स्ट्रैक्ट सोशल रियलिटीज पर नहीं, कॉडिफाइड रूल्स पर चलता है। एक सेक्युलर स्टेट उस कास्ट सिस्टम को लीगली कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है जिसे एक धर्म ऑफिशियल तौर पर मानता ही नहीं? सोशियोलॉजिस्ट बिल्कुल वही कहते हैं जो आपने अभी सामने रखा, कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ
प्रेयर का तरीका बदलने से गायब नहीं होता। सही बात है। पर स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क में अगर कोर्ट इसमें एक्सेप्शंस बनाता तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम ही डाइल्यूट हो जाता। और आइडेंटिटी और कानून की इसी कश्मकश का एक और रूप हमें मेघालय में दिखता है। मेघालय के गवर्नर CH विजय शंकर ने GHADC यानी गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एक नए कानून को मंजूरी दे दी है, जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। अब इन ट्राइबल काउंसिल पोल्स में सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST कैंडिडेट्स ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस एक स्टेप ने पिछले 70 साल की उस परंपरा को खत्म कर दिया जहां नॉन ट्राइबल्स भी इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा थे। इसे समझने के लिए हमें 6th शेड्यूल के कोर मैकेनिज्म पर जाना होगा। 6th शेड्यूल स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज को एक तरह की मिनी लेजिस्लेटर पावर देता है, ताकि वो अपने कस्टम्स बचा सकें। हाँ, ताकि वो अपने इंडिजिनस कस्टम्स और जमीन को बचा सके। जब GHADC में नॉन ट्राइबल्स चुनाव लड़ने लगे और जीतने लगे तो इंडिजिनस कम्युनिटीज में एक डेमोग्राफिक एंजाइटी पैदा हुई। उन्हें लगा होगा कि हमारे लॉज खतरे में हैं। एग्जैक्टली। उन्हें लगा कि जो लोग उनके कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशंस को नहीं समझते वो उनके भाग्य का फैसला कैसे कर सकते हैं। इस कानून ने एसेंशियली इंडिजिनस आइडेंटिटी और पॉलिटिकल पावर की बाउंड्रीज को पूरी तरह सील कर दिया है। तो आइडेंटिटी और प्रोटेक्शन के इन नियामक दायरों से निकलकर देखें तो क्या होता है जब एक स्टेट सबके लिए एक जैसा कानून बनाने की कोशिश करता है। मेरा इशारा गुजरात की तरफ है, जहां असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल पास किया है। ये इस साल का सबसे चर्चित बिल रहा है। बिल्कुल। इस नए कानून के मैकेनिज्म को देखें तो मैरिजेस का 60 दिन में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है और ऐसा ना करने पर 10,000 रुपए तक का फाइन है। और डिवोर्सेस पर भी नए रूल्स हैं। हाँ, आउट ऑफ कोर्ट डिवोर्सेस यानी बाहर किए गए तलाक को इनवैलिड कर दिया गया है और इस पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी को बराबर अधिकार दिया गया है। पॉलिटिकल रिएक्शन भी काफी स्ट्रांग रहा है इस पर। राइट। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने इसे आर्टिकल 44 और ऋग्वेद का हवाला देते हुए पेश किया। वहीं कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन ने इसका सख्त विरोध किया है और इसे एंटी मुस्लिम और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बताया है। यहाँ में क्लियर करना चाहिए। हाँ, श्रोताओं को यहाँ ये क्लियर कर देना जरूरी है कि इस चर्चा में हम इस पॉलिटिकल डिबेट के किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और लीगल फ्रेमवर्क्स पर है। बिल्कुल। और लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम इस मुद्दे को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन निकल कर आता है वो आर्टिकल 366(25) का है। गुजरात सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इस UCC बिल के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा है। वेट, और यही मेरे दिमाग में एक बड़ा क्यों पैदा करता है। ऐसा क्यों किया गया? अगर UCC है तो सबके लिए होना चाहिए ना? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पर एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी एक इल्यूजन है। इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज के अपने कस्टमरी लॉज होते हैं। कुछ ट्राइब्स में मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जहां संपत्ति मां से बेटी को जाती है। ओह अच्छा। कुछ के डिवोर्स के अपने अलग ट्राइबल कोर्ट्स होते हैं। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोटेक्शन दी है। अगर सरकार इस UCC को ब्लैंकेट तरीके से इन ट्राइब्स पर थोप देती तो ये एक मैसिव कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन जाता। इसलिए ट्राइब्स को छूट देना पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म था। लेकिन एक सेकंड, यहाँ तो एक बेसिक आयरनी है। कानून का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही होता है बिना किसी अपवाद के सब पर एक जैसा लागू होना। टेक्निकली हाँ। अगर आप एक पूरी कम्युनिटी को उनके अलग लॉज के नाम पर इस लीगल अम्ब्रेला से कंप्लीटली बाहर निकाल देते हैं तो क्या वो सच में यूनिफॉर्म रह जाता है, या फिर ये एक यूनिवर्सल लॉ होने की बजाय अलग अलग कॉम्प्रोमाइजेस और पैचवर्क्स का एक नया सेट बनकर रह गया है? देखिए, कानून बनाते वक्त थियोरी और प्रैक्टिकलिटी के बीच यही समझौता करना पड़ता है। हालांकि आपका पॉइंट लीगल सर्कल्स में इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी एग्जेम्पशंस दिखाती हैं कि UCC सच में यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि मेजॉरिटेरियन सिविल कोड्स को स्टैंडर्डाइज करने का एक तरीका है। पर द रियलिटी इज एसिमिलेशन की बजाय इंटीग्रेशन चुना गया है ताकि सोशल फैब्रिक न टूटे। कानून में यूनिफॉर्मिटी की इस बहस से आगे बढ़ते हुए आइए बात करते हैं उस इंस्टीट्यूशन की जहां यूनिफॉर्मिटी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है पर इक्वालिटी का स्ट्रगल सबसे लंबा रहा है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस। ये एक बहुत हिस्टोरिक रूलिंग है। वाकई। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसे चीफ जस्टिस सूर्यकांत हेड कर रहे थे, उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में विमेन ऑफिसर्स के लिए परमानेंट कमीशन और पेंशनरी बेनिफिट्स पर एक हिस्टोरिकल फैसला दिया है। इस फैसले ने बहुत पुरानी परेशानी को एड्रेस किया है। हाँ,
कोर्ट ने एक लॉन्ग टर्म सिस्टेमिक बायस को पॉइंट आउट किया, जहां महिला ऑफिसर्स की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स यानी ACRs को कैजुअली ग्रेड किया जाता था। और ये मैकेनिज्म समझे बिना आप इस डिस्क्रिमिनेशन की गहराई नहीं समझ सकते। होता क्या था कि जो असेसीज यानी सीनियर ऑफिसर्स जो इन रिपोर्ट्स को बनाते थे, वो विमेन ऑफिसर्स को सिस्टमैटिकली एवरेज मार्क्स दे देते थे। वेट, क्यों? क्या उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस एवरेज थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बायस उनकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड नहीं था, बल्कि एक प्री कंसीव्ड नोशन पर था। कैसा नोशन? असेसीज सोचते थे कि ये महिलाएं तो शॉर्ट सर्विस कमीशन पर हैं, इन्हें 10 या 14 साल बाद रिटायर ही होना है, इनका आगे कोई लॉन्ग टर्म करियर प्रोग्रेशन या कमांड रोल तो है नहीं, तो इन्हें एक्सीलेंट ग्रेड्स देने का क्या मतलब? ये तो बहुत अनफेयर है। इसके विपरीत मेल ऑफिसर्स को हाई ग्रेड्स दिए जाते थे, क्योंकि उन्हें आगे चलकर परमानेंट कमीशन और कमांड पोजीशंस मिलने की संभावना होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को फटकार लगाई कि आप वैकेंसी कैप यानी अवेलेबल पोजीशंस की कमी का बहाना बनाकर और इन मैनिपुलेटेड ACRs की ढाल लेकर महिलाओं को परमानेंट कमीशन से महरूम नहीं कर सकते। ये तो वैसा ही हो गया कि आप किसी को मैराथन दौड़ने के लिए बोलें, पर स्टार्ट लाइन पर आप उसके पीठ पर एक 20 किलो का हैवी बैकपैक बांध दें। हाँ। और फिर जब वो फिनिश लाइन पर थोड़ा लेट पहुंचे तो उसे ये कहकर डिस्क्वालीफाई कर दें कि देखो तुम फर्स्ट नहीं आए, इसलिए तुम इस रेस के काबिल नहीं हो। बिल्कुल। रेस तो उसने भी उतनी दौड़ी, पर मैदान शुरू से ही इवनली बैलेंस नहीं था। वो ACR में मिलने वाली एवरेज ग्रेडिंग ही वो 20 किलो का बैकपैक था। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इस फैसले ने कानूनी तौर पर तो उस बैकपैक को उतार दिया है, लेकिन सेना जैसी डीपली हायरार्किकल इंस्टीट्यूशन में उस इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट को बदलना जो पिछले 50 सालों से चला आ रहा है, उसमें समय लगेगा। सही बात है। राइट। तो इक्वालिटी अभी सिर्फ लीगली मिला है, इसे मेंटली और कल्चरली ग्राउंड पे एस्टैब्लिश होने में एक लंबा सफर तय करना होगा। और अगर सेना जैसे टॉप टियर इंस्टीट्यूशन में इक्वालिटी एक लंबा प्रोसेस है, तो उसकी नींव कहाँ रखी जाती है? ये नींव बनती है ग्रास रूट्स इकोनॉमिक्स से, स्टेट्स के बजट से, सोसाइटी के एकदम बेस लेवल से। हाँ, सेना में आने वाली फ्यूचर जनरेशन का सशक्तिकरण स्कूल से शुरू होता है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं दिल्ली का नया ग्रीन बजट। दिल्ली सरकार ने 2026 और 27 के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये एक मैसिव एलोकेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ महिलाओं पर एक बड़ा फोकस है। महिला समृद्धि योजना का एलोकेशन बढ़ाकर 5,110 करोड़ कर दिया गया है। मॉडल आंगनवाड़ी के लिए 33 करोड़ और सबसे अहम, सरकारी स्कूलों की 9th क्लास की बच्चियों को फ्री बाइसिकल्स देने की घोषणा की गई है। देखिए, इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल या छोटा वेलफेयर इंटरवेंशन मत मानिए। जब एक स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल्स पर बजट खर्च करता है, तो वो एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए मैक्रो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। वो कैसे? एक साइकिल एक टीनेज लड़की के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, वो मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा टूल है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मेरा मतलब है, बच्चियों को साइकिल देने की पॉलिसी कोई आज की नई पॉलिसी नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना मॉडल हमने पहले भी देखा है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या ऐसी माइक्रो लेवल प्लानिंग सच में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती है, या फिर ये सिर्फ इलेक्शंस के आसपास आने वाली हेडलाइंस बनकर रह जाती हैं? डेटा इस बात की सख्त गवाही देता है कि इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है। बिहार साइकिल स्कीम पर हुए रिगरस इकोनॉमिक स्टडीज ने साफ दिखाया है कि इस इंटरवेंशन ने गांव में सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट को ड्रास्टिकली कम कर दिया था। ओह वाओ! एजुकेशन रिटेंशन बढ़ा। और इकोनॉमिक्स का बेसिक असूल है कि जितना ज्यादा एजुकेशन रिटेंशन होगा, फ्यूचर में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उतना ही बढ़ेगा। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में औरतों का वर्कफोर्स में ना होना एक बहुत बड़ा मिसिंग इंजन रहा है। साइकिल उस इंजन की चाबी है। यानी अगर हमें कल सेना में, ब्यूरोक्रेसी में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़ने वाली महिलाएं चाहिए, तो उसकी शुरुआत आज एक 9th क्लास की बच्ची को सेफ और इंडिपेंडेंट कम्यूट देने से होती है। हालांकि चैलेंज यही रहेगा कि क्या हमारे पास वो इकोसिस्टम और सुरक्षित सड़कें हैं जहां ये पॉलिसी एक्चुअली इंप्लीमेंट हो सके। और यही गवर्नेंस की असली टेस्ट होती है। पॉलिसी एग्जीक्यूशन विदाउट इकोसिस्टम सपोर्ट हमेशा फेल होती है। जमीन पर इन साइकिल्स, बजट्स और इकोसिस्टम्स की चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन जब हम जमीन पर इन पॉलिसीज में उलझे हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक नई इकोसिस्टम को कंट्रोल करने में लगी हैं, समुद्र के नीचे का इकोसिस्टम। ये जियोपॉलिटिक्स का नया फ्रंटियर है। आइए इस भूगोलीय राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स के गहरे पानी में उतरते हैं।
एक तरफ चाइना अपने अंडर वाटर मैपिंग ऑपरेशन को एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर ले जा रहा है। उनका शिप डोंगफांग होंग 3 पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक ओशंस, खासकर ताइवान, गुआम और मलक्का स्ट्रेट के करीब समुद्र का बहुत बारीकी से नक्शा बना रहा है। और दूसरी तरफ जमीन पर भी उथल-पुथल है। हाँ, वेस्ट एशिया में इजराइल और ईरान के स्ट्राइक्स ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में भावछाल ला दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में चर्चा हुई है कि किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को आवाजाही के लिए ओपन रखना है। इन दोनों अलग लगने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का सेंटर एक ही है, मैरिटाइम चोक पॉइंट्स और कंट्रोल। चाइना की स्ट्रैटेजी के अंडरलाइंग मैकेनिज्म को समझते हैं। चाइना इन मिशंस को सिविलियन, साइंटिफिक रिसर्च या मड सर्वे कहता है। पर क्या ये सच में सिविलियन है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इस सिविलियन रिसर्च का असल मकसद क्या है। इसे डिफेंस टर्मिनोलॉजी में सिविल मिलिट्री फ्यूजन डॉक्ट्रिन कहते हैं। मतलब साइंस के नाम पे मिलिट्री प्रेप। ये कैसे काम करता है? समुंदर के फर्श का नक्शा बनाना, वहां की मिट्टी की कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड करना और सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोक्लाइंस यानी पानी के अलग अलग टेम्परेचर्स की लेयर्स को मापना। ये सब ड्यूअल यूज डेटा है। ड्यूअल यूज कैसे? अगर एक सबमरीन को दुश्मन के सोनार से छुपना है तो उसे स्ट्रिक्टली पता होना चाहिए कि समुंदर के किस हिस्से की मिट्टी उसकी आवाज को एब्जॉर्ब कर लेगी और किन टेम्परेचर लेयर्स के नीचे छुपने से उसकी हीट सिग्नेचर पकड़ी नहीं जाएगी। ये साइंटिफिक रिसर्च बेसिकली कल होने वाले युद्ध के लिए बैटल स्पेस प्रिपरेशन है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि आपका पड़ोसी आपके घर के बाहर आए, आपकी दीवारों की नाप तोल करे, तालों को बारीकी से चेक करे और पूछने पर कहे कि भाई मैं तो आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये तो एक डायरेक्ट और मैसिव थ्रेट है। पर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कर रहा है? अगर ये साफ दिख रहा है कि ये मिलिट्री सर्वे है, तो यूएन क्लॉज जैसे कानून इसको रोकते क्यों नहीं? क्योंकि यूएन क्लॉज में एक बहुत बड़ा लूप होल है। कानून कहता है कि किसी दूसरे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजी में बिना परमिशन मिलिट्री सर्वे करना इलीगल है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च बिल्कुल अलाउड है। ओह अच्छा, तो उन्होंने लूप होल ढूंढ लिया। बिल्कुल। अमेरिका भी समुद्र की मैपिंग करता है, पर वो फॉर्मली मिलिट्री शिप्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके रूल्स डिफाइंड है। चाइना डेलिबरेटली सिविलियन शिप्स और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का यूज करता है ताकि वो इस अनरेगुलेटेड ग्रे जोन में लीगली ऑपरेट कर सके। समझ गई। और वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा भी इसी मैरिटाइम कंट्रोल से जुड़ा है। ये दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड कितनी नाजुक दौर पर टिकी है। एक नैरो समुद्री रास्ता, एक चोक पॉइंट अगर ब्लॉक हुआ तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई और सप्लाई चेन्स कोलैप्स हो सकती हैं। तो समुंदर सिर्फ युद्ध की तैयारी या तेल के रास्ते का ही नक्शा नहीं छुपाए है। जियोपॉलिटिक्स के इन डार्क वाटर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। इन्हीं गहराइयों में हमारे अतीत, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के भी ऐसे राज दफन हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। भारत की एंशिएंट हिस्ट्री? हाँ, हाल ही में द्वारका बेसिन में समुद्र के नीचे सबमर्ज्ड पिलर्स और करीब 120 स्टोन एंकर्स मिले हैं। ये सब मायोसीन एपोक के आसपास और एंशिएंट मैरिटाइम ट्रेड रूट से जुड़े हो सकते हैं। ये बहुत ही रेयर डिस्कवरी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स को मैप कर रही है और यहाँ तक कि गुजरात सरकार इन स्ट्रक्चर्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए सबमरीन टूरिज्म का एक मैसिव प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है। मरीन आर्कियोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मिथोलॉजी और टैंजिबल हिस्ट्री के बीच के गैप को भरती है। द्वारका बेसिन में मिले ये एंकर्स सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं है, तो और क्या है? ये इस बात का प्रूफ है कि हजारों साल पहले भी भारत का मैरिटाइम ट्रेड नेटवर्क और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हाईली एडवांस था। ये हमारी सिविलाइजेशनल मेमोरी और ट्रेड सुप्रीमेसी का एक जिंदा सबूत है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हिस्ट्री के नजरिए से देखा जाए तो ये सब बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन मैं यहाँ एक कंसर्न देख पा रही हूँ। क्या कंसर्न? द्वारका बेसिन एक बेहद एंशिएंट और एक्सट्रीमली फ्रैजाइल अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल साइट है। ओशन करंट्स और क्लाइमेट चेंज के खतरों से तो इसको वैसे ही कॉन्स्टेंटली लड़ना पड़ रहा है। अगर हम वहाँ हैवी सबमरीन्स ले जाकर इसे एक मैस टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देंगे तो इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का क्या होगा? क्या ये रिस्क नहीं है कि कमर्शलाइजेशन के चक्कर में हम अपने इतिहास से इतना प्यार करने लगे कि वही प्यार उस जगह के लिए एक तबाही बन जाए? इस डेलिकेट बैलेंस को हैंडल कैसे किया जाएगा? और मास टूरिज्म हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े होते हैं। टूरिज्म से रेवेन्यू और ग्लोबल अवेयरनेस आती है, जो प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी है। पर अगर बिना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के हैवी ट्रैफिक शुरू हुआ तो अंडर वाटर माइक्रो एनवायरमेंट्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? सरकार को यहाँ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अपनाना होगा। इसका मतलब है कि जब तक साइंटिफिक स्टडीज 100% ये क्लियर ना कर दें कि सबमरीन टूरिज्म से इन स्ट्रक्चर्स को जीरो नुकसान नहीं होगा, तब तक कमर्शियल एक्सेस स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड और मॉनिटर होना चाहिए। सही कहा आपने। तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटते हैं। आज हमने जमीन से लेकर समुद्र की खाइयों तक एक बहुत ही वाइड लैंडस्केप कवर किया है। काफी कुछ डिस्कस किया हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिटी और शेड्यूल कास्ट स्टेटस के संवैधानिक दायरे को स्ट्रिक्टली डिफाइन कर रहा है, जहां कानून की लाइंस और सामाजिक रियलिटी आज भी टकरा रही हैं। फिर हमने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सप्लोर किया, जहां यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश तो है, पर कस्टमरी लॉज को बचाने के प्रैग्मेटिज्म ने एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन पैदा कर दी है। आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं की इक्वालिटी का फैसला देखा, जहां कानून ने एसीआर ग्रेडिंग के उस सिस्टमैटिक बायस पर हथौड़ा चलाया जो बरसों से 20 किलो के बैकपैक की तरह उनका रास्ता रोक रहा था। उसके बाद दिल्ली के बजट से समझा कि कैसे ग्रासरूट्स इकोनॉमी उस सशक्तिकरण को आगे बढ़ाती है। और अंत में समुद्र की भूमिका। हाँ, चाहे वो चाइना का ड्यूल यूज अंडर वाटर मैपिंग हो, जो कल की बैटल स्पेस प्रिपरेशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी एनर्जी सिक्योरिटी हो, या द्वारका बेसिन में हमारे फ्रैजाइल इतिहास की खोज हो। और अगर हम इन सभी अलग-अलग लगने वाले फील्ड्स, लॉ, डिफेंस, इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से देखें, तो इनके बीच एक बहुत मजबूत धागा है, मैपिंग और बाउंड्रीज। चाहे वो कानून के जरिए इंसान की पहचान और उसके अधिकार मैप करना हो, या हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ओशन फ्लोर और एंशिएंट हिस्ट्री मैप करना हो। बिल्कुल। हर बड़ी स्टेट और ग्लोबल पावर आजकल डेटा और रूल्स के नक्शे तैयार कर रही है, ताकि आने वाले कल को शेप और कंट्रोल कर सकें। और आपका ये ऑब्जर्वेशन आज की इस चर्चा में हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज हमने देखा कि चाहे हमारा संविधान हो, कानून हो या समुद्र की डीप ट्रेंचेस, ताकतवर संस्थाएं हर चीज को बारीकी से माप कर रही हैं और उसकी सीमा तय कर रही हैं। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सरकार और तकनीक दोनों मिलकर हमारी पहचान, हमारे बिहेवियर्स, रिसोर्सेज और यहाँ तक कि हमारी पुरानी हिस्ट्री को इतनी बारीकी से माप और रिकॉर्ड करने लगेंगे, तो आने वाले दशक में आम नागरिक की फ्रीडम और निजता यानी प्राइवेसी, उसके अधिकार कहाँ बचेंगे? सही बात है। ये परफेक्ट मैपिंग क्या सच में एक सेफ और आज़ाद समाज बनाती है, या फिर जाने अनजाने एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बना देती है जहां हर चीज पहले से ही ट्रैक और नियंत्रित हो चुकी है? ये हम सबके सोचने का विषय है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए, पढ़ते रहिए और हर खबर को एक नए नजरिए से देखते रहिए।